नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुलीवाला लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी काबुलीवाला। मेरी 5 बरस की छोटी बेटी मिनी बिना बोले पल भर भी नहीं रह सकती। संसार में जन्म लेने के बाद भाषा सीखने में उसने केवल 1 वर्ष का समय खर्च किया था। उसके बाद से जब तक वह जगती रहती है, एक पल भी मौन रहकर नष्ट नहीं करती। उसकी माँ बहुत बार डांटकर उसका मुंह बंद कर देती है, किंतु मैं ये नहीं कर पाता। चुपचाप बैठी मिनी देखने में ऐसी अस्वाभाविक लगती है कि मुझे बहुत देर तक सहन नहीं होता। इसलिए मेरे साथ उसका वार्तालाप कुछ उत्साह के साथ चलता है। सुबह मैंने अपने उपन्यास के 17वें परिच्छेद में हाथ लगाया था कि मिनी ने आती बात छेड़ दी। पिताजी, रामदयाल दरबान काक को कौवा कहता था। मैं कुछ नहीं जानता, है ना? संसार की भाषाओं की विभिन्नता के संबंध में उसे ज्ञान दान करने के लिए मेरे प्रवृत्त होने के पहले ही मैं दूसरे प्रसंग पर चली गई। देखो पिताजी, भोला कह रहा था कि आकाश में हाथी सूंड से पानी डालता है, उसी से वर्षा होती है। ओ माँ, भोला कैसी बेकार की बातें करता है। खाली बकबक करता रहता है, दिन रात बकबक लगाए रहता है। इस बारे में मेरी हाँ ना के तनिक भी प्रतीक्षा किए बिना वे अचानक प्रश्न कर बैठी। पिताजी, माँ तुम्हारी कौन होती है? मन में कहा साली, ऊपर से कहा मिनी, जा तू भोला के साथ खेल, मुझे इस समय काम है। तब वे मेरी लिखने की मेज के किनारे मेरे पैरों के पास बैठकर अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखकर बड़ी तेजी से अगड़म बगड़म कहते हुए खेलने लगी। मेरे 17वें परिच्छेद में उस समय प्रताप सिंह कनवनमाला को लेकर अंधेरी रात में कारागार के उच्च वातायन से नीचे बहती नदी के जल में कूद रहे थे। मेरा कमरा सड़क के किनारे पर था। सहसा मिनी अगड़म बगड़म का खेल छोड़कर जंगले की तरफ भागी और जोर जोर से पुकारने लगी, काबली वाले, ओ काबली वाले। मैले से ढीले ढाले कपड़े पहने, सिर पर पकड़ी बांधे, पीठ पर झोला लिए, हाथों में अंगूरों के 2-4 बक्स लिए एक लंबा काबुली वाला सड़क पर धीरे धीरे जा रहा था। उसे देखकर मेरी कन्या रत्न के मन में कैसे भाव उठे कहना कठिन है। उसने उसको ऊंची आवाज में बुलाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा, बस अब पीठ पर झोली लिए एक आफत आ खड़ी होगी। मेरा 17वां परिच्छेद अब पूरा नहीं हो सकता। किंतु मिनी की चीख पर जो ही काबुली वाले ने हंसकर मुंह फेरा और मेरे घर की ओर आने लगा, त्यों ही वह झपटकर अंत्यपुर में भाग गई। उसका नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ा। उसके मन में एक तरह का अंधविश्वास था कि उस झोली के भीतर खोज करने पर उसके समान 2-4 जीवित मानव संतान मिल सकती है। इधर काबुली वाला आकर मुस्कुराता हुआ मुझे सलाम करके खड़ा हो गया। मैंने सोचा, यद्यपि प्रताप सिंह और कंचनमाला की अवस्था अत्यंत संकटापन्न है, तथापि आदमी को घर पर बुला लेने के बाद उससे कुछ ना खरीदना शोभा नहीं देता। कुछ खरीदा, उसके बाद 2-4 बातें भी हुई। अब्रू रहमान से रूस, अंग्रेजों आदि से लेकर सीमांत प्रदेश की रक्षा नीति के बारे में बातचीत होने लगी। अंत में उठकर चलते समय उसने पूछा, बाबू, तुम्हारी लड़की कहाँ गई? मैंने मिनी के भय को समूल नष्ट कर देने के अभिप्राय के उसे भीतर से बुलवा लिया। वह मेरी देह से सटकर काबुली के चेहरे और झोली की ओर संदिग्ध दृष्टि से देखती खड़ी रही। काबुली उसे झोली से किशमिश खुबानी निकालकर देने लगा, पर वह लेने को किसी तरह राजी नहीं हुई। दुगने संदेह से मेरे घुटने सटकर रह गई। प्रथम परिचय इस प्रकार पूरा हुआ। कुछ दिन बाद एक दिन सवेरे किसी काम से घर के बाहर जाते समय देखा, मेरी दुहिता द्वार के पास बेंच के ऊपर बैठकर अनर्गल बातें कर रही है और काबुली वाला उसके पैरों के पास बैठा मुस्कुराता हुआ सुन रहा है और बीच बीच में प्रसंगानुसार अपना ममामत भी मिश्रित वार्ता में व्यक्त कर रहा है। मिनी को अपने 5 वर्षीय जीवन की अभिज्ञता में पिता के अतिरिक्त ऐसा धैर्यवान श्रोता कभी नहीं मिला था। मैंने ये भी देखा कि उसका छोटा आंचल बादाम किशमिश से भरा था। मैंने काबुली वाले से कहा, उसे ये सब क्यों दिया? अब फिर मत देना। और मैंने जेब से एक अठन्नी निकाल कर उसको दे दी। बिना संकोच के अठन्नी लेकर उसने झोली में रख ली। घर लौटकर देखा, इस अठन्नी को लेकर पूरा झगड़ा मचा हुआ है। मिनी की माँ सफेद चमचमाते हुए गोलाकार पदार्थ को लेकर कड़े स्वर में मिनी से पूछ रही थी, तुझे अठन्नी कहाँ से मिली?
मिनी कह रही थी काबुली वाले ने दी है। उसकी माँ कह रही थी काबुली वाले से ठन्नी तूने क्यों ली? मिनी ने रोने की तैयारी करते हुए कहा मैंने मांगी थोड़ी थी, उसे स्वयं दी। मैंने आकर आसन विपद से मिनी का उद्धार किया और उसे बाहर ले गया। पता चला काबुली वाले से मिनी की ये दूसरी मुलाकात हो ऐसा नहीं था। इस बीच में उसने प्रतिदिन आकर पिस्ता बादाम घूस में देकर मिनी के नन्हे लुब्ध हृदय पर बहुत कुछ अधिकार कर लिया है। मालूम हुआ उन दो मित्रों से बंधी हुई बातें और परिहास प्रचलित हैं। जैसे रहमत को देखते ही मेरी कन्या हंसते हंसते पूछती काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत अनावश्यक चंद्र बिंदु जोड़कर हंसते उत्तर देता हाथी, अर्थात उसकी झोली में एक हाथी है। उसकी हंसी का ये गूढ़ रहस्य था। ये रहस्य बहुत ज्यादा गूढ़ था, ये तो नहीं कहा जा सकता, किंतु इस परिहास से दोनों ही काफी विनोद का अनुभव करते रहते और शरत काल के प्रभात में एक वयस्क और एक अप्राप्त वयस्क शिशु का सरल हास्य देखकर मुझे भी अच्छा लगता। इनमें एक और बात भी प्रचलित थी। रहमत मिनी से कहता मुन्नी, तुम क्या ससुराल कभी नहीं जाओगी? बंगाली परिवार की लड़की जन्म काल से ही ससुराल शब्द से परिचित रहती है, किंतु हम लोगों के कुछ आधुनिक ढंग के लोग होने के कारण शिशु बालिका को ससुराल के संबंध में परिचित नहीं कराया गया था। इसलिए वे रहमत के अनुरोध को ठीक से नहीं समझ पाती थी। फिर भी प्रश्न का कुछ न कुछ उत्तर दिए बिना चुप रह जाना उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत था। वह उलट कर पूछती तुम ससुराल जाओगी? रहमत काल्पनिक ससुर के प्रति खूब मोटा घुसा तान कर कहता मैं ससुर को मारूंगा। सुनकर मिनी ससुर नामक किसी एक अपरिचित जीव की दुर्गवस्था की कल्पना करके खूब हंसती। शुभ्र शरत काल था। प्राचीन काल में राजे महाराजे दिग्विजय के लिए इस ऋतु में निकलते थे। मैं कलकत्ता छोड़कर कभी कहीं नहीं गया। शायद इसी से मेरा मन पृथ्वी भर में चक्कर काटता फिरता है। मैं मानो अपने घर के कोने में चिर प्रवासी हूँ। बाहर के जगत के लिए मेरा मन सदा विकल रहता है। विदेश का कोई नाम सुनते ही मेरा मन दौड़ पड़ता है। उसी प्रकार विदेशी व्यक्ति को देखते ही नदी पर्वत अरण्य के बीच कुटी का दृश्य मन में उद्गिन होता है और एक उल्लासपूर्ण स्वाधीन जीवन यात्रा के बाद कल्पना में साकार हो उठती है। दूसरी ओर मैं ऐसा उद्विज प्रकृति का व्यक्ति हूँ कि अपना कोना छोड़कर बाहर निकलते ही सिर पर वज्रघात हो जाता है। इसलिए सुबह अपने छोटे से कमरे में मेज के सामने बैठकर इस काबुली के साथ बातचीत करने से भ्रमण का मेरा काफी कम हो जाता है। दोनों और बंधुर दुर्गम दग्ध रक्तवर्ण उच्च गिरी श्रेणी, बीच में संकीर्ण मरुपथ, बाहर से लदे ऊंटों की चलती हुई पंक्ति, साफा बांधे वणिक पथिकों में से कोई ऊंट के ऊपर, कोई पैदल, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में पुरानी चाल की चकमक जड़ी बंदूक। काबुली में एक मध्य स्वर में टूटी फूटी बंगला में अपने देश की बातें कहता और उसकी तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती। मिनी की माँ बहुत शंकालु स्वभाव की महिला थी। रास्ते में कोई आवाज सुनते उन्हें लगता धरती के सारे शराबी उन्हीं के घर की ओर लक्ष्य बनाकर दौड़े चले आ रहे हैं। ये पृथ्वी सर्वत्र चोर डकैत शराबी सांप बाघ मलेरिया शू कीट तिलचट्टा और गोरों से परिपूर्ण है। इतने दिन धरती पर वास करने पर भी वे विभीषिका उनके मन से दूर नहीं हुई थी। रहमत काबुली वाले के संबंध में वे पूर्ण रूप से संशय नहीं थी। उन पर विशेष दृष्टि रखने के लिए उन्होंने मुझसे बार बार अनुरोध किया था। मुझसे एक एक करके प्रश्न पूछे, क्या कभी किसी के बच्चे चोरी नहीं हो जाती? काबुल देश में क्या दास व्यवसाय प्रचलित नहीं है? एक भीम काय काबुली के लिए एक छोटे से बच्चे को चुरा ले जाना क्या नितांत असंभव है? मुझे स्वीकार करना पड़ा। बात असंभव हो ऐसा तो नहीं, किंतु अविश्वसनीय है। पर विश्वास करने की शक्ति समय समान नहीं होती, इसलिए मेरे पत्नी के मन में भय बना रहता। किंतु मैं इस कारण निर्दोष रहमत को अपने घर आने से मना नहीं कर सका। प्रतिवर्ष माघ के महीने के बीचों बीच रहमत अपने देश चला जाता। इस समय वे अपना सारा रुपया वसूल करने में बड़ा व्यस्त रहता। दूर दूर घूमना पड़ता, पर फिर भी वे मिनी को एक बार दर्शन दे जाता। देखने पर सचमुच ऐसा लगता मानो दोनों में कोई षड्यंत्र चल रहा हो। जिस दिन वह सवेरे नहीं आ पाता उस दिन देखता कि संध्या को आ पहुंचा है। अंधेरे में कमरे के कोने में उसे ढीले ढाले कुर्ता पैजामा पहने झोला झाली वाले उस लंबे आदमी को देखने पर मन में सचमुच अचानक आशंका उठती। किंतु जब देखता कि मिनी काबुली वाले ओ काबुली वाले कहती हंसती हुई दौड़ी चली जाती एवं उन दो असमान व्यय वाले मित्रों में पुराना सरल परिहास चलता रहता तो मेरा हृदय प्रसन्नता से भर उठता। एक दिन सवेरे में अपने छोटे कमरे में बैठा प्रूफ संशोधन कर रहा था। विदा होने से पहले आज 2-3 दिन
से झाड़ा खूब कँपा रहा था। चारों ओर एकाएक सत्कार मच गई थी। जंगले को पार करके सुबह की धूप टेबल के नीचे आकर मेरे पैरों पर पड़ रही थी। उसकी गर्माहट बड़ी मीठी लग रही थी। यह कोई 8 बजे का समय रहा होगा। सिर पर गुलूबंद लपेटे तड़के टहलने वाले प्राय सभी सवेरे की सैर पूरी करके लौट आए थे। तभी सड़क पर बड़ी जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। आंख उठाई तो देखा 2 पहरे वाले अपने रहमत को बांधी लिए जा रहे हैं। उसके पीछे तमाशबीन लड़कों की टोली चली आ रही है। रहमत के शरीर तथा कपड़ों पर खून के दाग हैं और एक पहरे वाले के हाथ में खून से सना छुरा है। मैंने दरवाजे के बाहर जाकर पहरे वालों को रोककर पूछा, मामला क्या है? कुछ रहमत से सुनकर मालूम हुआ कि हमारे एक पड़ोसी ने रामपुरी चादर के लिए रहमत से कुछ रुपया उधार लिया था। उसे झूठ बोलकर रुपया देने से इनकार कर दिया और इसी बात को लेकर कहा सुनी करते करते रहमत ने छुरा भोंक दिया। रहमत उस झूठे को लक्ष्य करके तरह तरह की बेहुदी गालियां दे रहा था। तभी काबली वाले पुकारती मिनी घर से निकल आई। पलक मारते रहमत का चेहरा कौतुकपूर्ण हंसी से प्रफुल्लित हो उठा। उसके कंधे पर आज झोली नहीं थी। इसे झोली के संबंध में उनकी नियमित आलोचना नहीं हो सकी। मिनी ने छूटते हुए उसे पूछा, तुम ससुराल जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, वहीं जा रहा हूँ। देखा, उत्तर मिनी को विनोदपूर्ण नहीं लगा। तब वह हाथ दिखाकर बोला, ससुर का मारता, पर क्या करूँ, हाथ बंधे हैं। घातक प्रहार करने के अपराध में रहमत को कई वर्ष की जेल हो गई। उसकी बात करीब करीब भूल गया। हम जिस समय घर में बैठकर सदा के समान नित्य नियमित काम में एक के बाद एक दिन काट रहे थे, उस समय एक स्वाधीन पर्वतचारी पुरुष कारा प्राचीर में किस प्रकार वर्ष बिता रहा था, ये बात हमारे मन में उठी भी नहीं। और चंचल हृदय मिनी का आचरण तो एकदम लज्जाजनक था। ये उसके पिता को भी स्वीकार करना पड़ेगा। उसे स्वच्छंद पूर्वक अपने पुराने मित्र को भुलाकर पहले तो नबी सईद के साथ सख्य स्थापित किया। बाद में धीरे धीरे और जो जो उसकी उम्र बढ़ने लगी, त्यों सखा के बदले एक एक करके सखियां जुटने लगी। यही नहीं, अब अपने पिता के लिखने पढ़ने कमरे में भी नहीं दिखाई पड़ती थी। मैंने तो उसके साथ एक प्रकार की कुट्टी कर ली थी। ना जाने कितने वर्ष बीत गए। एक और शरत काल आया। मेरी मिनी का विवाह संबंध निश्चिंत हो गया। पूजा की छुट्टियों में उसका विवाह होगा। कैलाश वासनी के साथ मेरे घर के आनंद में भी पितृभवन में अंधेरा करके पति गृह चली जाएगी। अत्यंत सुहावना प्रभात था। वर्षों के बाद शरद की नई धुली धूप ने जैसे सुहागे में गलाए हुए निर्मल सोने का सा रंग धार लिया हो। यही नहीं, कलकत्ता की गलियों के भीतर के घुटनदार जर्जर ईंटों वाले सटे हुए मकानों पर भी इस धूप की आभा ने एक अपूर्व लावण्य बिखेर दिया था। आज मेरे घर में रात बीतते न बीतते ही शहनाई बज उठी थी। वह बांसुरी मानो मेरे हृदय के अस्थि पंजर में क्रंदन करती बज रही थी। करुण भैरवी रागी ने मेरे आसन वियोग व्यथा की शरद की धूप के साथ समस्त संसार भर में व्याप्त कर रही थी। आज मेरी मिनी का विवाह था। सवेरे से ही बड़ी भीड़ भाड़ थी। लोग आ जा रहे थे। आंगन में बांस बांधकर मंडप ताना जा रहा था। घर के कमरों और बरामदों में झाड़ टांगने की ठक ठक आवाज हो रही थी और शोरगुल की हद नहीं थी। मैं अपने लिखने के कमरे में बैठा हिसाब देख रहा था। तभी रहमत आकर सलाम करके खड़ा हो गया। मैं पहले उसे पहचान नहीं सका। उसके पास न वह झोली थी, न उसके वे लंबे बाल थे और न उसकी देह में पहले जैसा तेज था। आखिर उसकी हंसी सुनकर ही उसे पहचाना। मैंने कहा, क्यों रे रहमत, कब आया? उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा। बात सुनकर कानों में जैसे खटका हुआ। कभी किसी खूनी को प्रत्यक्ष नहीं देखा। इसे देखकर सारा अंतःकरण जैसे संकुचित हो गया। मन में हुआ, आज शुभ दिन पर यह आदमी यहाँ से चला जाता तो अच्छा होता। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में काम है, मैं कुछ व्यस्त हूँ, आज तुम जाओ। बात सुनते ही वह तत्क्षण चले जाने का उद्यत हुआ। अंत में दरवाजे के पास पहुंचकर थोड़ा इधर उधर करके बोला, क्या एक बार मुन्नी को देख सकूंगा? कदाचित उसे विश्वास था मिनी अभी भी वैसी होगी, मानो उसने सोचा हो मिनी अभी भी पहले की भांति काबली वाले करती दौड़ी आएगी। उनकी उस अत्यंत उत्सुकतापूर्ण पुरानी हंसी विनोद की बातों में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा। यही नहीं, पुरानी मित्रता का स्मरण करके शायद अपने किसी स्वदेशी मित्र से मांग जांचकर वह डिब्बा अंगूर और कागज के ठोंगे में थोड़ी सी किशमिश और बादाम जुटा लाया था। उसकी वह अपनी झोली अब नहीं थी। मैंने कहा, आज घर में काम है, आज और किसी से भेंट नहीं हो सकेगी। वह मानो कुछ दुखी हुआ।
चुपचाप खड़े खड़े एक बार स्थिर दृष्टि से उसने मेरे मुख की ओर देखा, फिर सलाम बाबू कहकर दरवाजे के बाहर चला गया। मुझे अपने मन में न जाने कैसी व्यथा का अनुभव हुआ। सोच रहा था कि उसको वापस बुला लूं, तभी देखा कि वह स्वयं लौटा चला आ रहा है। पास आकर बोला, ये अंगूर और थोड़े से किशमिश बादाम मुन्नी के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। उन्हें लेकर दाम देने के लिए तैयार होते ही उसने तुरंत मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बोला, आपकी बड़ी कृपा है, मुझे सदा याद रहेगी। मुझे पैसा मत दीजिए बाबू। जिस तरह तुम्हारी एक लड़की है, उसी तरह देश में मेरी भी एक लड़की है। मैं उसी का चेहरा याद करके तुम्हारी मुन्नी के लिए हाथ में थोड़ा बहुत मेवा लेकर आया हूँ, सौदा करने नहीं। ये कहते ही उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते में हाथ डालकर कहीं छाती के पास से मैले कागज का टुकड़ा निकाला और बड़े यत्न से उसको तह खोलकर दोनों हाथों से मेरी मेज पर बिछा दिया। देखा कागज पर किसी नन्हे हाथ की छाप थी, फोटोग्राफ नहीं, तेल चित्र नहीं, हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उसकी छाप ले ली गई थी। कन्या के स्मरण चिन्ह को छाती से लगाए रहमत हर साल कलकत्ता की सड़कों पर मेवा बेचने आता, मानो उस सुकोमल नन्हे शिशु हस्त का स्पर्श मात्र उसके विराट विरही वक्ष में सुधा संचार करता रहता हो। देखकर मेरी आंखें छल छला आईं। वह काबुली वाला है और मैं एक संभ्रांत वंशीय बंगाली। उस समय मैं भूल गया। उस समय मैंने समझा कि जो वह है वही मैं हूँ। वह भी पिता है, मैं भी पिता हूँ। उसकी पर्वत गृहवासिनी नन्ही पार्वती की उस हस्त छाप ने मुझे भी अपनी मिनी का स्मरण दिला दिया। मैंने तत्क्षण उसे भीतर से बुलवाया। अंत्यपुर में इस बात पर बहुत सी आपत्तियां की गईं। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लाल चेली पहने, माथे पर चंदन लगाए वधु वैष्णी मिनी सलज भाव से मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसको देखकर पहले तो काबुली वाला सकपका गया, अपना पुरानी बातचीत नहीं जमा पाया। अंत में हंसकर बोला, मुन्नी तू ससुराल जाएगी? मिनी अब ससुराल का अर्थ समझती थी। इस समय वे पहले के समान उत्तर नहीं दे सकी। रहमत का प्रश्न सुनकर लज्जा से लाल होकर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। काबुली वाले से मिनी की जिस दिन पहले भेंट हुई थी, मुझे उस दिन की बात याद हो आई। मन न जाने कैसे व्यथित हो उठा। मिनी के चले जाने पर गहरी सांस लेकर रहमत जमीन पर बैठ गया। अचानक उसकी समझ में साफ आ गया, इस बीच उसकी पुत्री भी इसी तरह बड़ी हो गई होगी। उसके साथ भी अब नया परिचय करना होगा। वह उसे बिल्कुल पहले जैसी नहीं मिलेगी। इन 8 वर्षों में उस पर क्या बीती होगी, ये भी भला कौन जानता है। सवेरे के समय शरतकालीन स्निग्ध सूर्य की किरणों में शहनाई बजने लगी। रहमत कलकत्ता की किसी गली में बैठकर अब अफगानिस्तान के किसी मरु पर्वत का दृश्य देखने लगा। मैंने एक नोट निकालकर उसे दिया। कहा, रहमत तुम अपनी लड़की के पास अपने देश लौट जाओ। तुम्हारा मिलन सुख मेरी मिनी का कल्याण करे। इन रुपयों का दान करने के कारण हिसाब में उत्सव समारोह की तैयारियों में से 2-1 चीज की कटौती देनी पड़ी। जैसा सोचा था बिजली की वैसी रोशनी नहीं की जा सकी, फौजी बैंड भी नहीं आ सका। अंतपुर में स्त्रियां बड़ा असंतोष प्रकट करने लगी, किंतु मंगल आलोक से मेरा शुभ उत्सव उज्जवल हो उठा। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको कहानी काबुली वाला? आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपको मेरा चैनल अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।